नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एमिनेंट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपने सभी ने तैयारी भी प्रारंभ कर दी होगी। तो अभी क्या हुआ है कि 2019 से 2020 में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, मेंस में भी और प्री में भी। तो जो प्री के एग्जाम है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, उसमें क्या किया गया है, कुछ सिलेबस को हटा के नई चीजें डाली गई हैं। तो जो बहुत सारे अधिनियम थे, अनुसूचित जाति अधिनियम, अनुसूचित जनजाति अधिनियम, सिविल संरक्षण अधिनियम, उनको अपने सिलेबस से हटा दिया गया है और बहुत सारे आयोगों को जोड़ा गया है। जो सांविधिक आयोग भारत में है उनको इसमें जोड़ दिया गया है, उनके बारे से उनसे क्वेश्चन अब पूछेगा। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम उन्हीं आयोगों के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आयोग क्या होते हैं। तो आज का हमारा ये पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है। जैसा कि आपने जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी से संबंधित यह मानवाधिकार आयोग होता है। तो उसके हम जानेंगे कि कैसे मतलब उसका गठन होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होता है, उसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, वो त्यागपत्र कैसे देते हैं, पदावधि टाइम टेन्योर क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उनके कार्य क्या होते हैं। कोई भी आयोग है तो वो कैसे कार्य करता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो क्या हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1991 में पेरिस में एक ऑर्गेनाइज हुआ, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई बहुत सारे देशों के बीच में। तो उस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया गया, एक पेरिस सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है ना। तो उस पेरिस सिद्धांत को क्या करते हैं, उस पेरिस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सबसे पहले सभी राष्ट्र जो उस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्र शामिल थे वो राष्ट्र क्या करेंगे, पेरिस सिद्धांत के अनुसार अपने यहां मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, पेरिस सिद्धांत के अनुसार, या आप नोट कर सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि मानवाधिकारों की संकल्पना किस सिद्धांत के अनुसार प्रस्तुत की गई थी या फिर किस कॉन्फ्रेंस में। तो अक्टूबर 1991 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, तो वहां पर पेरिस सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो जो राष्ट्र इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे वो राष्ट्र क्या करेंगे, पेरिस सिद्धांत के अनुसार अपने यहां अपने नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग का, एक बॉडी का निर्माण करेंगे जिससे क्या हो, वहां के लोगों के मानवाधिकारों का संरक्षण हो और उनका कोई हनन ना कर पाए। और अगर हनन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस प्रकार उसको, जो व्यक्ति हनन करता है, जो राज्य हनन करता है, जो जिसके द्वारा हनन होता है, उसे क्या किया जाए, उसे दंडित करने का भी प्रावधान किया जाए। तो इन्हीं सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए भारत में 12 अक्टूबर 1993 को, ये डेट आप नोट कर लीजिए, 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई भारत में। इसके प्रथम अध्यक्ष, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर राइज होगा क्योंकि अभी पहली बार ही इन आयोगों से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो पूछा जा सकता है। रंगनाथ मिश्रा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो अब जब अध्यक्ष की बात आ गई है तो अब आजकल अध्यक्ष कौन है, तो आजकल अध्यक्ष थे HL दत्तू। तो ये अभी अध्यक्ष नहीं है क्योंकि इनका टेन्योर 2020 दिसंबर 2020 में इनका टेन्योर समाप्त हो चुका है, तो अभी यह पद रिक्त है। जो इससे पहले हमारे अध्यक्ष थे HL दत्तू और सर्वप्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है और शायद पेपर होते तक में कोई नए अध्यक्ष अपॉइंट कर दिए जाएं, तो वो भी आप अगर 1 महीने पहले तक आप पेपर देने से पहले थोड़ा गूगल करके देख लीजिएगा, वरना अगर आपको पूछा जाता है तो HL दत्तू ही उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे। अब इसका मुख्यालय कहां पे है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। अन्य जगह भी आपने बहुत सारे मुख्यालय देखे होंगे, तो जो मुख्यालय अन्य जगहों पे खोले जाते हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मतलब परमिशन से देश में कहीं भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यालय खोले जा सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सभी सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं उन्हें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक माना जाता है, सिविल सर्वेंट माना जाता है। भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 की धारा 21 के तहत
जो इसके सदस्य होते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उन्हें धारा 21 के तहत लोक सेवक माना जाता है। वो सभी लोक सेवक होते हैं। ये चीजें आप नोट कर लीजिए। और क्या है, जो भारतीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो उसे सिविल न्यायालय की पावर प्राप्त होती है, सिविल कोर्ट की पावर प्राप्त होती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सारे आयोग हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ नीति आयोग जो होगा वो एक्सेप्शन होगा। सिर्फ नीति आयोग को हमें सिविल कोर्ट की पावर नहीं प्राप्त है। बाकी जो भी आयोग हम पढ़ेंगे, सांविधिक आयोग है, उन्हें सिविल कोर्ट की पावर होती है। अब ये सिविल कोर्ट क्या होता है, तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट को दंड देने का आदेश होता है ना। न्यायपालिका में क्रिमिनल कोर्ट होती है और सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट क्या कर सकता है, सिविल कोर्ट किसी को सम्मन जारी कर सकता है, अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कह सकता है, किसी भी विशेष मतलब रिपोर्ट की मांग कर सकता है कि आपने ये कैसे किया, उसके क्वेश्चन पूछ सकता है। और सिविल कोर्ट को सभी आंसरेबल होते हैं, ठीक है, अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए भी कह सकता है। तो ये पावर्स होती है जो सिविल कोर्ट को होती थी। यही सारी पावर्स सभी आयोगों को दी गई हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दी गई है कि इसे किस सिविल कोर्ट के पावर प्राप्त होती है। सिर्फ किसे नहीं प्राप्त होती है आयोगों में, सिर्फ नीति आयोग को। तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जाना। अब हम इसके गठन को जानेंगे कि ये जो बॉडी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये कैसे मिलके बनी है, इसमें कौन कौन से अध्यक्ष और कौन कौन सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें 13 सदस्य होते हैं। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि कहीं कहीं 12 सदस्य लिखा होता है, तो टोटल इसमें 13 सदस्य होते हैं। अब 13 सदस्य कैसे होते हैं, जब अध्यक्ष को जोड़ा जाता है, जब अध्यक्ष इसमें इंक्लूडेड है, अध्यक्ष शामिल होगा, तब इसमें अध्यक्ष शामिल है तो इसमें 13 सदस्य हैं। और 12 सदस्य होंगे जब अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होगा, अध्यक्ष अलग से होंगे तो इसमें 12 सदस्य होंगे। ये आप नोट डाउन कर लीजिए और याद करने के लिए दोनों को लिख लीजिए। अध्यक्ष नहीं, जब अध्यक्ष नहीं इंक्लूडेड होंगे तो 12 सदस्य होंगे, वैसे 13 सदस्य होंगे। तो जो इनमें 12 सदस्य होंगे, इनमें 3 न्यायिक सदस्य होंगे। 3 न्यायिक सदस्यों में एक अध्यक्ष होंगे और 2 अन्य न्यायिक सदस्य होंगे। तो अब हम इन 2 न्यायिक सदस्यों को देखेंगे। 2 सदस्य जो न्यायिक हैं, मतलब न्यायपालिका से, भारतीय न्यायपालिका से संबंधित जो सदस्य हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, न्यायिक सदस्य। तो इसमें 3 होते हैं, तो एक तो हमारे अध्यक्ष हो जाते हैं और 2 होते हैं जो अन्य न्यायिक सदस्य होते हैं। तो पहले अध्यक्ष का ही देख लेते हैं कि जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनके लिए क्या अर्हताएं हैं। तो 2019 में अभी थोड़ा चेंज किया गया है, वो भी हम जानेंगे कि उसमें क्या चेंज किया गया, शायद पिछले का भी पूछ ले। तो उसमें क्या है कि जो अध्यक्ष होते हैं, इन्हें क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश अभी हो या फिर इससे पहले रहे हो, मतलब पूर्व न्यायाधीश रहे हो या फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हो या फिर अभी मुख्य न्यायाधीश हो या फिर पहले के मुख्य न्यायाधीश हो, तो वो अध्यक्ष बनने के योग्य होते हैं। जो 2019 में संशोधन किया गया है उसमें अन्य न्यायाधीशों को जोड़ दिया गया है। इससे पहले क्या था, इससे पहले वह ये था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या इससे पहले रह चुके हैं, वही लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के पात्र होते थे। पर अभी क्या कर दिया गया है, अभी कोई अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं। तो ये तो अध्यक्ष का हो गया। अब जो 2 न्यायिक सदस्य हैं, उसमें एक जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसके कोई अन्य न्यायाधीश हो, उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के उन 2 अन्य न्यायिक सदस्यों में एक उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर अभी हो या फिर पहले रहा हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या रहा हो, या फिर स्टेट के उच्च न्यायालय का, इसमें कोई भी स्टेट हो सकता है, जो भी भारत के स्टेट में जो हाई कोर्ट है वहां का जो मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें अन्य न्यायाधीशों के लिए व्यवस्था नहीं की गई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बात इसमें कही गई है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही इसमें इसके सदस्य हो सकते हैं। तो ये उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो जाए और
उच्च न्यायालय के सिर्फ मुख्य न्यायाधीश इसमें न्यायिक सदस्यों में हो सकते हैं। एक बात है कि जब इन न्यायाधीशों को अपॉइंट किया जाएगा तो क्या करना पड़ता है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के जो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो राष्ट्रपति उनसे पहले परामर्श ले लेता है कि क्या हम इस न्यायालय से या फिर इस न्यायालय से इनको अगर हम अपने मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, सदस्य बनाना चाहते हैं, तो क्या आप परमिशन देते हैं। तो मतलब परामर्श ले लेते हैं, ठीक है। फिर इन न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। 3 न्यायिक सदस्यों के बारे में बात कर ली जिसमें अध्यक्ष शामिल था। अब हम अन्य 3 सदस्यों की बात करेंगे। जो ये 3 सदस्य हैं अन्य, इनको आप ये लिख लीजिए कि जो 3 अन्य सदस्य हैं ये जानकार होते हैं। किसके जानकार होते हैं, मानव अधिकार के जानकारों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कभी इसके लिए काम किया हो इस क्षेत्र में, है ना, यूएन वगैरह में काम किया हो, या फिर कहीं भारत में ही किसी क्षेत्र में मानव अधिकारों के लिए इन्होंने काम किया हो, तो मानव अधिकारों के जो जानकार व्यक्ति होते हैं, तो इन 3 सदस्यों को मानव अधिकार के जानकार के रूप में इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है ना, मानव अधिकारों के जानकार। तो इसमें एक शर्त यह है कि जो 3 सदस्यीय मानव अधिकारों के जानकारों वाला सदस्यीय कमेटी है, तो इसमें एक महिला का होना आवश्यक है। इन 3 में एक महिला आवश्यक है। तीनों महिलाएं हो सकती हैं पर एक महिला आवश्यक है। अगर 3 सदस्य हैं तो उसमें एक महिला सदस्य का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार, और तीनों सदस्य भी महिलाएं हो सकती हैं, जो जानकार हैं तो वो तीनों भी महिलाएं हो सकती हैं, और तीनों पुरुष पर नहीं हो सकते, उनमें से एक को तो महिला रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार 3 जो जानकार सदस्य हैं उनके बारे में बात कर ली। अब 7 इसमें पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो। पदेन सदस्य मतलब होता है, पदेन का मतलब यह होता है कि अगर आपने कोई पद धारण कर लिया है तो उस पद को धारण करते ही आपको किसी अन्य विभाग या अन्य मतलब डिपार्टमेंट का आपको सुपीरियर या प्रमुख बना दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री हमारे जैसे ही देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हैं, वैसे ही नीति आयोग के जो पहले योजना आयोग था उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य बन जाते हैं। तो 7 पदेन सदस्यों में हैं। सबसे पहले तो आपको जो पदेन सदस्य हैं उसमें हैं पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष, एससी आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, एसटी आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, ये 3 हो गए। महिला आयोग का अध्यक्ष, जो महिला आयोग है उसका अध्यक्ष भी इसके पदेन सदस्य होते हैं, महिला आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, ये 4 लोग हो गए। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा वो भी इसमें पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेगा। माइनॉरिटीज के लिए जो आयोग बनाया गया उसका जो अध्यक्ष होगा। और अभी हो गए ओबीसी का, एससी का, एसटी का, महिला का आयोग का, अल्पसंख्यक आयोग का। अब है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके जो अध्यक्ष होंगे वो भी इसके पदेन सदस्य होंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये हो गए। और एक है दिव्यांग जनों के लिए जो आयुक्त होते हैं सेंट्रल में, वो भी इसके पदेन सदस्य होंगे। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, दिव्यांग आयुक्त जो होते हैं केंद्र में वो भी इसके एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य होंगे। तो ये 7 इसके पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस प्रकार हमने 12 अध्यक्ष को जोड़ के 13 सदस्यों के बारे में जाना कि इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। अब इस आयोग का एक महासचिव होता है। महासचिव क्या करता है, इसका प्रशासनिक और वित्तीय कार्य को, इसके प्रशासनिक और वित्तीय कार्य को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य को देखने के लिए एक महासचिव होता है जो केंद्र के सचिव रैंक का अधिकारी होता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव रैंक का अधिकारी होता है, केंद्रीय सचिव रैंक का अधिकारी।
इसमें जो क्या बनता है, महासचिव बनता है, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को और इसके वित्तीय व्यवस्थाओं को देखने का कार्य इसके महासचिव के द्वारा किया जाता है। और पहले ही हम देख चुके हैं कि ये सभी जो इसके अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं ये लोक सेवक समझे जाते हैं। इस प्रकार हमने इसके गठन को जाना। अब इन सदस्यों का या फिर इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप ये पहले नोट डाउन कर लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति कैसे करते हैं इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति अपने अधिपत्र, हस्ताक्षर एवं मतलब मुद्रा सील युक्त जो अधिपत्र जारी करते हैं हस्ताक्षर युक्त, और उसमें जो है तो उसके द्वारा इन अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। पर ये अपने मन से नहीं कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से हर काम राष्ट्रपति करता है, तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ली जाती है, एक समिति बनी होती है जो अनुशंसा करती है कि इनको जो है तो सदस्य बनाया जाए। तो ये समिति में बहुत सारे मेंबर होते हैं। उन मेंबर के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इसके मेंबर होते हैं। तो सबसे पहले जो मेंबर होते हैं, या फिर आप ये कहिए कि जो अध्यक्ष होते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष होते हैं। जो समिति सिफारिश करती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त करने के लिए, तो उस कमेटी के पीएम प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो वो इसके अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में जो सभापति होते हैं, जो इस टाइम पे ओम बिरला जी हैं, है ना, तो लोकसभा के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। इस समिति के लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होंगे। अब लोकसभा में जो पक्ष का नेता है वो तो प्रधानमंत्री ही होता है। तो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है, लोकसभा विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता वो भी सदस्य होते हैं इस समिति के। ये तो हो गई लोकसभा की बात। अब हम राज्यसभा की बात करते हैं। तो जो राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब हमारे उपराष्ट्रपति, तो आप ये कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित जो कमिटी होती है उसके सदस्य नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो क्या इस कमेटी के मेंबर होते हैं? तो उनका इससे कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन से उपराष्ट्रपति का कोई संबंध नहीं है। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति भी इसका सदस्य होता है। उपसभापति सदस्य। और राज्यसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो भी इसका सदस्य होता है। राज्यसभा विपक्ष का नेता, राज्यसभा विपक्ष का नेता वो भी इसके सदस्य होते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता वो भी सदस्य होंगे। और एक और सदस्य होते हैं जो होते हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय का, गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, चाहे वो राज्य मंत्री हो स्वतंत्र दर्जे वाला, तो पर वो गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री भी इसका सदस्य होता है। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए और देख लीजिए कि इसके कौन कौन से सदस्य होते हैं। जो समिति इनकी सिफारिश करती है, जब ये समिति किसी मतलब आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम बता के फाइनल करके राष्ट्रपति को बता देती है, तो राष्ट्रपति उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने सदस्यों की नियुक्ति के बारे में जाना। और ये बात हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर किसी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष सदस्य के रूप में, तो इससे पहले क्या करते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे परमिशन क्या परामर्श लिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो सुपीरियर है, पर वो उनसे परामर्श करने के बाद ही इनकी नियुक्ति करते हैं। अब हम देखेंगे कि जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो इनको हटाया कैसे जाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहली प्रक्रिया किसी भी पद से किसी के हटने की सबसे पहली प्रक्रिया होती है त्याग पत्र के द्वारा। आप अपना रेजिग्नेशन किसी को जो जिसने आपकी नियुक्ति की है अपने सुपीरियर को दे सकते हैं। त्याग पत्र एवं हटाया जाना।
त्यागपत्र एवं हटाया जाना। तो इनको त्यागपत्र कैसे दिया जाता है और हटाया कैसे जाता है? तो ये अपने राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर युक्त त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, अपने पद से पृथक हो सकते हैं अपने मन से। और हटाया कैसे जाएगा इनको? तो हटाए जाने के लिए क्या प्रक्रिया है? अगर राष्ट्रपति ये किसी भ्रष्टाचार के मामले में ये दोषी पाए जाते हैं और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये इनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार का मामला है, साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति इनको निष्कासित कर सकता है पद से। पर जो भ्रष्टाचार की जांच है वो किसी अन्य आयोग या अन्य डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं की जाएगी, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा इनके जो सदस्य अध्यक्ष हैं उनके साबित कदाचार भ्रष्टाचार के मामले की जानकारी भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। अन्य कारण क्या हो सकते हैं? ये दिवालिया घोषित हो गए हों, तब इन्हें जो है तो इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। और कौन सी परिस्थितियां हैं? जब राष्ट्रपति को यह लगता है ये शारीरिक और मानसिक रूप से इस पद में रहने के योग्य या सक्षम नहीं है, तब इन्हें इस पद से हटाया जा सकता है। और ये केंद्र या राज्य के अधीन किसी अन्य जगह पे लाभ के पद पे कार्य कर रहे हो, लाभ के पद पे कार्य कर। तो ये लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद होता है कि अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, सवेतनिक काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको वेतन भी दी जाती है, और आप किसी अन्य जगह पे भी वेतन लेके किसी निकाय में आप काम करने लगे, तो आप दो जगह से सैलरी अगर पाने लगे तो उसे क्या कहेंगे? लाभ का पद। तो अगर कोई सदस्य इसका आरोपी है या फिर इसका यूज कर रहा है, लाभ के पद पे काम कर रहा है, तो हम उसे, तो राष्ट्रपति ये जानकारी होने पे उन्हें उनके पद से मुक्त, पदभार से मुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति, और कहीं पे अगर किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को किसी भी न्यायालय में दोषी ठहरा दिया गया है, सजा दी गई है, और राष्ट्रपति ये समझते हैं कि जो ये काम किया गया है उसके नैतिकता का पतन हो गया है इनके अध्यक्ष एवं सदस्य का, तो उन्हें उसके पद से मुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि इनके सदस्यों को त्यागपत्र हटाया कैसे जाएगा, इनके पद से मुक्त कैसे किया जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इनके जो है तो जो सदस्य हैं उनका टेन्योर क्या होगा, इनकी पदावधि क्या होगा, कितने समय के लिए अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्ति किए जाएंगे। तो इसमें भी आप ये जान लीजिए कि इसमें जो संशोधन हुआ है 2019 में, तो इस चीज में भी संशोधन किया गया है पदावधि में, इनका टेन्योर क्या होगा। सभी का टेन्योर होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष। अब ये 3 वर्ष और 70 वर्ष थोड़ा समझेंगे हम। तो जो 2019 में संशोधन किया है उससे पहले 5 वर्ष और 70 वर्ष था। अभी 2019 में संशोधन के बाद इसे 3 वर्ष कर दिया गया और 70 वर्ष कर दिया गया। तो जो भी पहले पूरा होगा तो उसमें उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा, या फिर ये अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। ये क्योंकि क्या है, एक बात आप जान लीजिए कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अगर ये एक बार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं तो ये भारत सरकार में या राज्य सरकार में पुनः किसी पद पर इनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये सदस्य एवं अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं? तो नहीं, इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि जब ये अपने पद से रिटायर हो जाने के बाद। तो अब हम देखते हैं कि 3 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट हो। तो अभी हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 55 वर्ष का है और उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाता है, तो वो 3 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। तब इसकी उम्र कितनी होगी? 58 ईयर। तो ये 3 वर्ष बाद अपना रिटायर हो जाएंगे और तब ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा। पर अगर कोई व्यक्ति 69 ईयर्स का है, 69 वर्ष का है, 1 वर्ष के बाद यह व्यक्ति 70 वर्ष का हो जाएगा, तब क्या किया जाएगा? तब ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा, और जब इसकी उम्र 70 वर्ष हो जाएगी तो इन्हें इनके पद से रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब 3 वर्ष वाले टेन्योर को पूरा होने में अभी समय है। इन्होंने 1 वर्ष बाद ही इनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये जान लीजिए कि जो भी पहले कंप्लीट हो, चाहे ये कंप्लीट हो चाहे ये, अगर उम्र पूरी हो जाएगी तो भी रिटायर कर दिया जाएगा, और 3 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद भी इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। उम्र का वेट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार, और इन्हें अपने पद से इस्तीफा तो ये दे ही सकते हैं, और इन्हें हटाया भी जा सकता है पहले, और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ये चीजें आप इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि इन्हें अगर एक बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य बना दिया जाता है तो ये राज्य में या फिर केंद्र में किसी भी पद पर फिर से नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब बात करेंगे हम इनका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या होता है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है,
जिस कॉन्सेप्ट के लिए बनाया गया, जिस सिद्धांत के लिए बनाया गया है, तो इनका मेन काम तो मानवाधिकारों का राष्ट्र में संरक्षण है, इनका कृत्य या कार्य। इनका मेन कार्य क्या है? भारत में कहीं पे भी किसी के मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो तो उनको क्या करते हैं कि उनके अधिकारों का संरक्षण करते हैं, और अगर किसी ने उनके अधिकारों का हनन किया है तो उन्हें मतलब जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके उन्हें सजा दिलवाने का कार्य भी इसके द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है। ये कैसे करते हैं? ये स्वप्रेरण से करते हैं। जैसे हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रेट की होती है कि वो अपने से बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो वैसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के सामने अगर कोई ऐसे बात आती है, वो कहीं पे पढ़ते हैं, जानते हैं कि मतलब कहीं पे किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन किया गया है राज्य के द्वारा या फिर किसी भी व्यक्ति या कि निकाय के द्वारा, तो वो स्वप्रेरण से भी उसकी जांच कर सकते हैं। या फिर कैसे कर सकते हैं? जिस व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन हुआ है तो उस व्यक्ति के अगर कोई सगे संबंधी जन है या फिर वह स्वयं वह व्यक्ति इन्हें अर्जी देता है, बताता है कि हमारे मानवाधिकार का हनन हुआ है, जांच की जानी चाहिए, तो भी वो लोग जांच करते हैं। और इनके क्या कार्य हो सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, वो अगर लोक सेवक के विरुद्ध अगर ऐसे कोई आरोप लगते हैं, सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई आरोप लगते हैं, तो वो उसकी भी जांच करने के अधिकारी होते हैं भारत में कहीं भी। लोक सेवक द्वारा किए गए कृत्यों की भी जानकारी ये लोग करते हैं। एक बात है कि ये लोग जब लोक सेवक के द्वारा किए गए कृत्यों की जानकारी रखते हैं तो न्यायालय में अगर लोक सेवक वाले की तो जांच ये लोग कर सकते हैं जैसे सामान्य नागरिकों के थ्रू, क्योंकि ये खुद भी सिविल सर्वेंट रैंक होती है, हमने पहले ही बात कर ली है। तो अगर क्या है, कोई मामला न्यायालय में लंबित है जिस पर जो है तो जिनमें ऐसा लग रहा है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो अगर इसकी जांच मानवाधिकार आयोग को करनी है तो जिस न्यायालय में ये मामला लंबित है वहां के न्यायालय से ये परमिशन लेते हैं, और परमिशन लेने के बाद इस आयोग में ये लोग जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, पर एक विशेष बात है कि ये जांच करने का 1 वर्ष के भीतर ही ये लोग जांच करते हैं। जिस डेट से, जिस डेट को मानवाधिकारों का हनन हुआ है उस डेट से 1 वर्ष के भीतर ही ये जांच करनी होती है। अगर 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो जाता तो फिर जांच नहीं की जा सकती है। एक बात है, एक एक्सेप्शन आएगा अभी कि इन्हें राज्य से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे अगर ये जांच के दौरान किसी उपचार केंद्र, चिकित्सालय या फिर जेल में गए, जो सुधार केंद्र होता है वहां गए, तो वहां अगर अपने जांच से संबंधित कार्य के लिए इन्हें वहां जाना पड़ता है तो ये राज्य के टेरिटरी में आता है, तो उन्हें उस संबंधित राज्य से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जेलों में या फिर चिकित्सालयों में, सुधार केंद्रों में अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार को जांच करनी है तो क्या वो केंद्र से परमिशन लेगा कि राज्य से? तो नहीं, वो संबंधित राज्य से, क्योंकि जेल राज्य का विषय है। राज्य के टेरिटरी में अगर जो जेल आ रही है, जो सुधार केंद्र आ रहा है, तो वहां ये राज्य से परमिशन प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वहां पर जांच के लिए जाएगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एक बात है कि अब इनका अन्य कार्य क्या है? अन्य कार्य है कि नए जो पुराने कानून चल रहे हैं, मानवाधिकार से संबंधित जो कानून है उनका अवलोकन करना कि उनमें कोई कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो उनको दुरुस्त करना, और नई रिसर्च के साथ नए कानूनों को बनाने की मांग उठाना। बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंस होती है मानवाधिकारों से संबंधित, उन कॉन्फ्रेंस में शामिल होना, और उन कन्वेंशंस में अगर कोई संधि की जा रही है विभिन्न देशों के द्वारा तो उन संधियों को अपनाने के लिए भारत में भी प्रयास करना, अपने देश में भी प्रयास करना, बहुत सारे एनजीओ को प्रोत्साहन देना और लोगों को मानवाधिकारों के बारे में अवेयर करना कि कम से कम लोगों को पता हो कि उनके मानव होने के कारण क्या क्या अधिकार प्राप्त है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार है वैसे ही मानवाधिकारों के बारे में जागृत करने का भी कार्य करते हैं। एक काम ये लोग करते हैं कि हर वर्ष, प्रति वर्ष ये लोग संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्यों के समक्ष भी रखता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट को राज्य के विधानसभाओं पर, सारी विधानसभाओं के नहीं, कब रखेगा? अगर कोई रिपोर्ट में कोई विशेष टॉपिक आ रहा है जो किसी विशेष राज्य से संबंधित है तो उस राज्य की विधानसभा में, उस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, राज्य विधानसभा में। पर क्या होना चाहिए? वह राज्य उस मैटर से संबंधित होना चाहिए। सभी राज्यों में रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करेगा, सारे राज्यों में नहीं करता, वो काम होता है राज्य मानवाधिकार आयोग का। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कृत्यों के बारे में भी जाना कि इसके गठन क्यों किया गया है, नियुक्ति कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के अगर आप और टॉपिक्स हैं इनको सबको पढ़ लेते हैं आप, तो
उम्मीद है कि आपसे सारे क्वेश्चन जो आएंगे बन जाएंगे। अभी जब पेपर आएगा तो आप एमसीक्यूज सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट सही है, हमारा बन रहा है। अभी हम